हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत लंबे समय से आप लोगों की डिमांड थी कि हम कैसे प्रिपरेशन करें करेंट अफेयर्स की, अपने एसएससी एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, इसके अलावा आपके आईबी एसीआईओ एग्ज़ाम के लिए, रेलवे एंड डिफेंस एग्ज़ाम के लिए। आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं लेकर आ गई हूँ, डेली करेंट अफेयर्स। ओके, सो यहाँ पर हम डेली करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे, डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल अभी नया नया चैनल बनाया है, आप सभी को तो पता ही है, जानते ही हैं आप। इसलिए हम धीरे धीरे ग्रो भी करेंगे और इसके लिए पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके कहने पे चैनल बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें हम करंट अफेयर्स के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को भी कवर करेंगे। आपके आने वाले एसएससी रेलवे टेक्नीशियन 1, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 एग्जामिनेशन, आईबी एसीआईओ सेकेंड फेज एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन के लिए हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस, और साइंस तो हम इस लेवल पे पढ़ेंगे कि आपका जो टेक्नीशियन का पेपर है उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए। तो इन सभी के लिए ये चैनल यूजफुल रहेगा, जो मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि इतने स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम प्लीज चैनल क्रिएट कर दो, तो मैंने इसके क्रिएट कर दिया। तो आपके कहने पे मैंने इसको क्रिएट किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लिंक को शेयर करना, चैनल को प्रमोट करना, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। क्लियर है? सो स्टार्ट कर ले हम। बेसिकली आज हम 1 एंड 2 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा डेली जो करंट अफेयर्स आएगा वो मॉर्निंग 8 AM पर आएगा। अब जैसा कि मैंने कहा, पहली बार पहला ही क्लास है ये, ठीक है, इसलिए इस टाइम पे करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज मॉर्निंग 8 AM पर डेली करंट अफेयर्स आएगा आप लोगों के लिए, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, जैसे कि आपका एसएससी, रेलवे, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। ओके है, ठीक है। स्टार्ट कर लें। अच्छा, पीडीएफ के लिए, फर्दर किसी इंक्वायरी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इस न्यू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, पूजा जैन CA 247। आप टेलीग्राम पे से सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगी मेरी फोटो के साथ ठीक है, तो बिल्कुल आप इससे कनेक्ट हो जाइएगा। और आज का सेशन जो है वो अभी इंग्लिश स्लाइड्स है, बट बहुत जल्दी यहाँ पे हिंदी स्लाइड्स पे भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे अपग्रेड होंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे आप लोगों के साथ मिलके। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं हम 1 एंड 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या है। सबसे पहले 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को क्या हुआ था, उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था, अलग से वो प्रोविंस बना था बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होके। और ये घटना कब की है? ये घटना हुई थी 1 अप्रैल को 1936 में। इसलिए हम उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को करते हैं, 1 अप्रैल को करते हैं। अच्छा, 1 अप्रैल को कुछ और भी था। 1 अप्रैल को क्या था? 1 अप्रैल को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनिवर्सरी थी। हैप्पी बर्थडे था इनका, 90th नंबर की एनिवर्सरी थी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। एज यू नो, आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, और आरबीआई का फॉर्मेशन किया था। उस समय तक आरबीआई कई सारी प्राइवेट एजेंसी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन हो रही थी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स नहीं थे। बाद में इसे नेशनलाइज किया गया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अपने शेयर्स को परचेज किया। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है कोलकाता में, एंड बाद में हम इसका हेडक्वार्टर उठाकर ले आते हैं और कहाँ पर लाके रख देते हैं? मुंबई में। तो आज आप देखेंगे कि मुंबई में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा आरबीआई का। अब आरबीआई के नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949, 1949 में, आज़ादी के बाद हुआ था। तो रिसेंटली हम आरबीआई की 90th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 अप्रैल को। ओके, चलिए, अब जब उत्कल दिवस के बारे में बात हो रही है, उड़ीसा स्टेट के बारे में हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो उड़ीसा स्टेट के बारे में कुछ और भी बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी भी एग्जाम में आप अपियर होते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, अब तो चीताज भी आ गए हैं तो ये सब पूछा ही जाएगा। तो आप देखेंगे नंदन कानन नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितनकनिका नेशनल पार्क, गहिर माता और ऊषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी के सभी वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट में है। डन, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब अशोक हुआ करते थे 261 बीसी के हम बात करते कलिंग बैटल का, तो वो कलिंग जो राज्य है ना, वो वर्तमान का उड़ीसा स्टेट ही है, ठीक है, जहां पर ये बैटल लड़ी गई थी, कलिंग का युद्ध। ओके,
नेक्स्ट है 1 से लेकर 7 अप्रैल के बीच में हम एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं विच इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। देखिएगा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री या फिर हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। इन दोनों ने मिलकर तैयारी की और कहा कि हम एक वीक सेलिब्रेट करेंगे 1960 में, 1960 में, जिससे हम लोगों को ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट कर सके, किस तरीके से आप अंधापन का शिकार ना हो। इसलिए इस दिन को मनाया जाता है, इस पूरे वीक को सेलिब्रेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में। डन। अब आते हैं 2 अप्रैल के बारे में। तो 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब ऑटिज्म क्या होता है? तो बेसिकली ये ब्रेन से रिलेटेड एक बीमारी होती है। जनरली बच्चों में देखते हैं जब बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है या उनका आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। आप लोगों ने से कई सारे केसेस अपने सराउंडिंग में भी हो सकता है देखे हों। तो बेसिकली अभी जो बच्चे हैं इनके भी तो अपने कुछ राइट्स हैं, तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2007 से हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी थीम क्या है? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव्स, ये इसकी थीम है। डन। अब बात कर लेते हैं हम 2023 की। याद है हर एक एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम का पेपर उठा लीजिए, हर एक एग्जाम में किसी न किसी सेट में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में डेफिनेटली पूछा गया था। इनफैक्ट मैंने तो आपको बताया भी था, जब मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स देकर आई थी तो मैंने कहा था कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे पेपर में भी आया था। ठीक है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था पूरा साल भर, लेकिन फाइनली कंक्लूड हो गया है कहाँ पर? रोम में। सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 कंक्लूड हो चुका है। कहाँ पर? FAO, मतलब FAO का मतलब क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर रोम इटली में रिसेंटली इसको कंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगर इस दिन की कहानी के बारे में बात करते हैं तो मिलेट को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? श्री अन्न, मोटे अनाज, मिलेट। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में डिक्लेयर किया था कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और ये प्रपोजल किसने दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। ठीक है, अब वैसे 2024 को भी कुछ ना कुछ तो डेजिग्नेट किया होगा, 2024 को भी कुछ तो कहा होगा यूनाइटेड नेशन ने। बिल्कुल है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, ये दिन डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने 2024 के लिए। तो अब आने वाला जो पेपर होगा ना, उसमें ये क्वेश्चन भर भर के आने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। डन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। चलो अब बात कर लेते हैं 1 और 2 अप्रैल को कौन से पर्सन थे जो न्यूज में थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज हम देख लेते हैं। डन। कोई समस्या यहाँ तक? ओके। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इंडिविजुअल भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आप लोग से अगेन रिक्वेस्ट है कि लिंक को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है मुझे अभी। ठीक है, मैंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है आपके हर एक फेज एग्जामिनेशन में, तो ये आपकी बारी है अब। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं सीताराम मीना के बारे में। ये है सीताराम मीना, और इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर। अब नाइजर कहाँ है भाई? देख लो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट गए हम, और यहाँ पर आपको मिल रहा है नाइजर। ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर आपको सहारा डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको सहारा डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नाइजर की जो कैपिटल है उसका नाम है नियामे, और नाइजर में भारत के नए दूत अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है सीताराम मीना। ठीक है, फिलहाल क्या थे ये? तो डायरेक्टर थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अब हमने कुछ और लोगों को भारत के बाहर भेजा है अपने एम्बेसडर की तरह, जैसे कि कौन है? आपको जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, वो है विनय कुमार। ठीक है, विनय कुमार को एम्बेसडर बना दिया गया है रशिया का। कहाँ पे भेजा है इनको? रशिया को भेजा है। ठीक है, अब अभय ठाकुर, विनय के बाद आ जाते हैं अभय। तो अभय ठाकुर जी को भेजा है म्यांमार। तो इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर म्यांमार में कौन होंगे? अभय ठाकुर होंगे। और म्यांमार तो अभी न्यूज में भी है काफी ज्यादा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि इंडिया और म्यांमार के बीच की जो भी बॉर्डर एरिया है उसकी हम प्रॉपरली फेंसिंग करेंगे। टोटल बॉर्डर है 1643 किलोमीटर की, और कहा है कि हम 1610 किलोमीटर की जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के बीच में, उसकी प्रॉपर फेंसिंग करेंगे, जिसके लिए बजट पे अलॉट किया गया, राइट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और पर्सन है, अभिलाषा जोशी। जोश में आंखें इनने खाली मिर्ची।
ठीक है, तो इनको भेज दिया गया चिली। ठीक है, तो ये एम्बेसडर बन गई हैं। नेक्स्ट है शुभेंदु बागची, इन्हें इराक में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ये रिसेंटली कुछ एम्बेसडर हैं जो अपॉइंट किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट अगली पर्सन न्यूज में है जयश्री दास वर्मा। ये है जयश्री दास वर्मा एंड बिकम द 41st नेशनल या फिर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। 41st नंबर की प्रेसिडेंट बन गई है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की फॉर 2024-25 2024-25 के लिए। आप देखेंगे जयश्री दास वर्मा। ठीक है, जयश्री दास वर्मा। ओके, डन। अब ये होता क्या है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? तो फिक्की की वन ऑफ द ओल्डेस्ट वीमेन लीड एंड वीमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसका फॉर्मेशन 1983 में हुआ था। तो वीमेन एंटरप्रेन्योर को, वीमेन एम्पावरमेंट को, महिलाओं को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम FLO है। ठीक है, उसी की हेड बना दी गई है जयश्री दास गुप्ता। ओके, अब अगले जो पर्सन है ना वो है बहुत ही ज्यादा खास। इनका नाम एग्जाम में किसी पेपर में किसी सेट में मिलने वाला है। ठीक है, और जब भी मैंने ऐसा कहा है कि ये नाम है पेपर में, तो आपने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा। जो स्टूडेंट बहुत पहले से मेरे साथ से कनेक्टेड है, कुछ स्टूडेंट तो आज फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे बिल्कुल, तो उनको तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो पहले से उनको पता है कि मैंने बोल दिया कि ये क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। यहाँ पे बात हो रही है इनके बारे में। ये है रोहन बोपन्ना, इंडिया प्लेयर है और टेनिस प्लेयर है, बहुत ही शानदार टेनिस प्लेयर है। ठीक है, अब रोहन बोपन्ना और यहाँ पर ये मैथ्यू इब्डेन कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर है। ठीक है, अब इन लोगों का एक डुओ चलता है डबल। तो इन्होंने डबल कैटेगरी में मियामी ओपन टाइटल जीता है। किसने? स्टार इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना और उनके साथ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है मैथ्यू इब्डेन। इन दोनों ने 2024 का मियामी ओपन टेनिस मेन डबल टाइटल जीता है। कहां पर? USA, फ्लोरिडा USA में ये चैंपियनशिप हो रही थी। ठीक है, तो डबल जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर डबल पेयर में कोई इंडियन है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अलावा इनके नाम एक और टाइटल है, ये 44 ईयर्स के हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है टू विन ATP 1000 मास्टर चैंपियनशिप का। ठीक है, अब ये हो गई बातें। अब हम बात कर लेते हैं मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल के बारे में कि मेन सिंगल और वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है। तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है इटालियन टेनिस प्लेयर जेनिक सिनर ने। तो जेनिक सिनर कहाँ से हैं? इटली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने रिसेंटली मेंस ओपन का टाइटल जीता है, मियामी ओपन। वुमेन्स ओपन का टाइटल किसने जीता है? तो आप देखेंगे अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, नाम है डेनियल कॉलिंस, इन्होंने ये टाइटल जीता है। तो ये कुछ नाम है आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, 1919 बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई एम सॉरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली पंकज द्विवेदी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 11 नवंबर को 1919 में हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अब जनवरी की अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जनवरी 2024 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई थी। किसकी? ए मनी मेखलई, आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर, और इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बनाया गया था। कहाँ पर? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कहानी अलग शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स के बारे में। कौन सा एडिशन है हॉकी इंडिया अवार्ड का? तो 6 नंबर का एडिशन है, 6वें नंबर का संस्करण है। अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड होते हैं। इसके अलावा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, गोल स्कोरर ऑफ द ईयर या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऐसे अलग अलग अवार्ड्स होते हैं और अलग अलग प्राइज मनी भी होती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए जो प्राइज मनी होती है वो 25 लाख रुपए ईच। ठीक है, हर एक को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि 6वें नंबर का जो हॉकी इंडिया अवार्ड दिया गया है उसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? तो आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह। कौन है ये? हार्दिक सिंह, द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस टीम, वाइस कैप्टन है इंडियन मेंस टीम के, हॉकी टीम के। ठीक है, इन्हें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर बात करें हम अपने एशियन गेम्स के बारे में, जो 2023 के एशियन गेम्स हुए थे ना,
उसमें हमारे टीम के वाइस कैप्टन थे और उस टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी जो बॉयज की टीम है उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है वीमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। कौन है ये? सालिमा तेते। सालिमा तेते। अब इन्होंने भी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, तो ये इंडियन वीमेन्स टीम की वन ऑफ द प्लेयर है। उनका नाम आपको याद रखना है सलीमा तेते। तो सलीमा तेते और हार्दिक सिंह मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एंड वीमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर है। 25 लाख रुपए हर एक को यहाँ पर प्राइज मनी दी जाएगी। ठीक है, कुछ और प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हमें याद रखने हैं वो है अशोक कुमार। अशोक कुमार, इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जिसमें 30 लाख रुपीस दिए जाते हैं। प्राइज मनी कितनी है? 30 लाख रुपए प्राइज मनी है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपको पता है हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर ही अवार्ड दिया जाता है और इनका बर्थडे आता है 29 अगस्त को, इसलिए हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं PR श्रीजेश, गोलकीपर ऑफ द ईयर। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश बन गए हैं। वहीं हरमनप्रीत सिंह डिफेंडर ऑफ द ईयर है। हार्दिक सिंह वहीं जिनको मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है और हार्दिक सिंह को मिडफील्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है और हर एक को यहाँ पे 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया सीनियर कैटेगरी। अब जो अंडर 21 कैटेगरी है, मतलब आप कह सकते हैं जूनियर कैटेगरी, उसमें मेंस और वीमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? तो दीपिका सोरेंग वीमेन्स अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर है। वहीं अरिजीत सिंह, तो अरिजीत गाना गा रहे हैं, दीपिका जी डांस कर रही हैं अंडर 20 में और 10-10 लाख रुपए इनको मिले हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, जिनका नाम क्या है अपना? हार्दिक सिंह। तो हार्दिक सिंह देखो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर मैन भी बन गए, मिडफील्डर ऑफ द ईयर बन गए। इसके अलावा इनको एक और अवार्ड दिया गया है। क्या है अवार्ड? वो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह जूनियर ट्रॉफी। बलबीर सिंह जूनियर ट्रॉफी भी हार्दिक सिंह को दी गई है जिसमें 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो 25 लाख रुपए यहां से ले लिए, 25 लाख रुपए यहां से ले लिए, 5 लाख यहां से ले लिए, 55 लाख रुपीस कमा लिए इन्होंने बढ़िया से। ठीक है, चलो इसके अलावा फेडरेशन ने कुछ अनाउंसमेंट भी की, जैसे कि IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही हम वापस से रिवाइव करेंगे हमारी FIH लीग को या फिर हॉकी इंडिया लीग को रिवाइव करेंगे और जनवरी 2025 से खेली जाएगी। ठीक है, लास्ट एडिशन 2017 में हुआ था। अब हॉकी इंडिया क्या है? तो हॉकी इंडिया हमारे देश में हॉकी फील्ड की गवर्निंग बॉडी हॉकी इंडिया है जिसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। ठीक है, बस इतनी बातें आप पता कर लीजिए। चलो नेक्स्ट बारे में बात कर लेते हैं। अगला ये जो पेयर है ये भी पूरे साल भर न्यूज में था, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। याद है, हमेशा बहुत दिनों से न्यूज में चल रहे हैं ये लोग। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है दोनों और इन लोगों ने साइना नेहवाल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है एज अ वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। सुनिएगा 2015 की कहानी है। 2015 में वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी साइना नेहवाल। ठीक है, और 9 वीक्स तक रही थी। अब उनके रिकॉर्ड को इन दोनों के पेयर ने ब्रेक कर दिया। ये वर्ल्ड नंबर 1 पेयर बन गया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का, और इनको वर्ल्ड नंबर की पोजीशन पर 10 वीक्स हो गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने साइना नेहवाल का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया है। बात समझ में आई ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इसके अलावा ये पहले इंडियन डबल या डुअल है, पहले इंडिया डुओ है जो कि वर्ल्ड नंबर रैंकिंग पे पहुंचे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। तो इसलिए हमारे लिए ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक ऐसे कितने बैडमिंटन प्लेयर हैं हमारे देश में जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंचे हैं? तो बहुत ही कम है, बिल्कुल आप इनको फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले गए थे दीपिका पादुकोण के फादर प्रकाश पादुकोण। ये पहले पर्सन थे जिन्हें मेन सिंगल बैडमिंटन में 1980 में शामिल किया गया था वर्ल्ड नंबर 1 में। इंडियंस की बात कर रहे हैं। फिर सेकेंड नंबर पे 2015 में आती है कौन? साइना नेहवाल। फिर 2000 अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, किदाम्बी श्रीकांत एज अ पर्सन थर्ड और एज अ मेल प्लेयर सेकेंड नंबर के बैडमिंटन प्लेयर थे जो कि वर्ल्ड नंबर 1 पे आए थे। और पहला जो डुओ है, पहला जो पेयर है वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का है। ठीक है, ये वर्ल्ड नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहाँ से, मतलब 1995 में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया, 1995 में। डन। नेक्स्ट, अर्णव बैनर्जी इलेक्टेड एज न्यू
ATMA चेयरमैन, ठीक है, आत्मा आत्मा के चेयरमैन बन गए हैं। ATMA का क्या मतलब है यहाँ पर? ATMA का मतलब होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। हमारे देश में जितनी भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं हेड बॉडी, लीडिंग बॉडी जो कि रेगुलेशंस बनाए, वही है ATMA, जिसमें कई सारी टायर की कंपनीज इंक्लूड है, जैसे कि आपने सुना होगा अपोलो टायर, CAAT के बारे में, MRF टायर्स हो गए, JK टायर्स, TVS टायर, इन सब का एक अपेक्स बॉडी आप कह सकते हैं, जिसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था, और इसी बॉडी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बन गए हैं अर्नब बैनर्जी। डन। अब कुछ और पर्सन है जिनको हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। ये कौन है भाई? पुष्पा, झुकेगा नहीं वाला, अर्जुन, अल्लू अर्जुन नाम है इनका, और इनका वैक्स स्टैच्यू रिसेंटली अनवील किया गया है मैड में, तुसादस दुबई म्यूजियम में, ठीक है। अगले जो पर्सन है ये ऑस्कर अवार्डी रहे हैं, और सेकेंड ब्लैक पर्सन है ये जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1983 में, ठीक है। नाम क्या है? एक्टर एंड एक्टिविस्ट लुइस कैमरॉन। लुइस कैमरॉन गॉसेट जूनियर, इनकी डेथ हो गई है, और इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था सिनेमा जगत के लिए, पिक्चरों में काम करने के लिए 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट, अगले जो पर्सन है उनका नाम है सरफुद्दौला, बिकम बांग्लादेश फर्स्ट ICC एलाइट एम्पायर। अब कोई भी ऐसे कंट्री का एम्पायर जो काफ़ी लंबे समय से एम्पायरिंग कर रहा हो, तो एक पैनल बनाया जाता है, पैनल ऐसे लोगों को सिलेक्ट करता है। तो ICC एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर की लिस्ट में पहले बांग्लादेशी जो शामिल हो गए हैं इस लिस्ट में, वो है सरफुद्दौला, ये है सरफुद्दौला, ठीक है। जब हम बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, तो सरफुद्दौला के बारे में बात करते हैं, तो वैसे ही कुछ याद रख लीजिए कि उसी एरिया के हैं ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है केन्या के ऑलराउंडर क्रिकेटर जिनका नाम है कॉलिंस उबियुआ, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी IPL चल रहा है, और IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो मैच हुआ था वो रिसेंटली हुआ था, और सनराइजर हैदराबाद ने रिसेंटली रिकॉर्ड बनाया है, हाईएस्ट IPL टोटल ऑफ ऑल टाइम 277 रन इन्होंने बनाए थे। डन। तो ये थे हमारे कुछ पर्सन जो न्यूज़ में थे। आइए हम फर्दर न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। डन। नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज 2 दिन के करंट अफेयर्स आप भी जानते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता ही है। ओके। IIT मद्रास टू होस्ट 6th सहस्त्र रैपिड फिडे रेटी चेस चैंपियनशिप या टूर्नामेंट। देखो, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु को हम ग्रैंड मास्टर की सिटी भी बोल सकते हैं चेन्नई को, या तमिलनाडु को हम चेस पावर हाउस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर आपको तमिलनाडु से ही देखने को मिलेंगे। सो IIT मद्रास 6 नंबर का सहस्त्र रैपिड फिडे रेटेड चेस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा था 30 मार्च से 31 मार्च के बीच में, जिसमें 35 कंट्री से अलग अलग जो ग्रैंड मास्टर्स वगैरह यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो 6 ग्रैंड मास्टर, 16 इंटरनेशनल मास्टर, 3 वीमेन ग्रैंड मास्टर, वीमेन इंटरनेशनल मास्टर, ये सभी लोग यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब फिडे क्या होता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फिडे कहते हैं। 20 जुलाई 1924 को, 20 जुलाई 1924 को इसका फॉर्मेशन पेरिस फ्रांस में होता है, लेकिन हेड ऑफिस पेरिस फ्रांस में नहीं है, हेड ऑफिस इसका स्विट्जरलैंड में है। फिडे के प्रेसिडेंट कौन है? अर्केडी दोवारकोविच, अर्केडी दोवारकोविच इसके प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे समझ में आती है, क्योंकि आप जब एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो अगर गवर्नमेंट सेम होती है, फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शंस के बाद, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या फिर सेम रहती है तो उससे एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा तो अंतर आता है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की हार को इंडिकेट करें। हमेशा वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उनकी पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए होते हैं। ये बात आप लोग भी इतने दिनों में, अगर कई बार आपने पेपर दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियाज GEM, वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जनरली आपको शॉपिंग करनी होती है, आप कहाँ से करते हो? अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। ये हमारे लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वैसे गवर्नमेंट को शॉपिंग करने का मन है। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस निकला है कि आज तो हम राफेल खरीद के लाएंगे, ब्रह्मोस खरीद के लाएंगे, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीद के लाएंगे। तो उन लोगों की जब शॉपिंग होती है ना, तो वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर नहीं जाते, वो यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो ये उनकी शॉपिंग करने की जगह है। यहाँ पर जो बायर्स होते हैं वो केवल गवर्नमेंट एंटिटीज ही होती हैं। हम और आप जैसे लोग यहाँ पर खरीदारी नहीं कर सकते।
तो GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे कोरिया का ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है और सेकंड नंबर पे सिंगापुर है। तो फर्स्ट पे कोरिया, सेकंड पे सिंगापुर एंड थर्ड नंबर पे है इंडिया। क्लियर है? ऐसा बताया गया कि इस फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख करोड़ रुपए की 4 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है GEM से। ओके डन। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको 2016 में अगस्त में लॉन्च किया गया था। ठीक। वाइल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी कैन सेल देयर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक कंपनी ही अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। गरुण एरोस्पेस को त्रिशूल बेचना है या ड्रोन बेचना है तो वो यहाँ पर बेच सकते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों एंटिटी अपने सामानों को बेच सकती हैं, लेकिन प्रक्योर कौन करेगा, खरीदेगा कौन? केवल और केवल गवर्नमेंट एंटिटी ही इसको प्रक्योर करेगी। अभी प्रेजेंटली CEO कौन है? तो PK सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं चाइल्ड मैरिज के बारे में, बाल विवाह। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है आज भी हमारे देश में। ओके, सो मैक्सिमम केसेस कहाँ पर हैं या फिर सबसे ज़्यादा FIR कहाँ पे फाइल की गई, सबसे ज़्यादा कहाँ पे चाइल्ड मैरिज के केसेस को प्रिवेंट किया गया, शादियाँ होने से रोकी गई, उस पर एक छोटी सी लिस्ट पब्लिश हुई है, उसको ही हम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम चाइल्ड मैरिज वर स्टॉप्ड इन बिहार इन 22-23। तो यहाँ पर लगभग 265 डिस्ट्रिक्ट्स में, 265 डिस्ट्रिक्ट्स में और 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वहाँ की सिविल सोसाइटीज़ ने मिलकर एक सर्वे किया था और सर्वे में पाया कि हमने 22-23 में 9,551 चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट किया है, स्टॉप किया है, रोका है। इन 9,551 चाइल्ड मैरिजेस में से 60% 15 से लेकर 18 एज ग्रुप की लड़कियां थी। 15 से लेकर 18 साल के बीच के लोगों के विवाह को रोका है 60%। क्लियर? अब यहाँ पे एक और डेटा कंपाइल किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन ने। मतलब ये डेटा काफ़ी लंबा लमसम डेटा है, काफ़ी सालों का डेटा है। इसमें कहा है कि अभी तक हमने 59,365 चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि टॉप 4 स्टेट कौन से हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज को रोका गया। आंसर है बिहार 31%, फिर बंगाल में 11%, उत्तर प्रदेश 11% और झारखंड में 10%। अब वो 5 राज्य कौन से जहाँ पे सबसे ज़्यादा FIR रजिस्टर की गई अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज? तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट फाइल की गई है, उसके बाद बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र हैं। क्लियर? इसके अलावा इस रिसर्च पेपर में ये बात भी की गई कि हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं लिटरेसी रेट बढ़ा के, साक्षरता दर बढ़ा के, क्योंकि इन्होंने पाया कि जो राज्य जहाँ पे महिलाएं अधिक साक्षर हैं वहाँ पर ये जो बाल विवाह के केसेस हैं वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे केरला का लिटरेसी रेट, केरला में जो महिलाओं का साक्षरता दर है वो 96% है। इसलिए यहाँ पे चाइल्ड मैरिज जो है आपके साउथ जोन में 6% ही आपको यहाँ पर मिलेगा। आप देख रहे हैं पूरे साउथ जोन में केवल 6% ही बाल विवाह हो रहे हैं, जबकि आप इन राज्यों की स्थिति देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया कि लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करके हम इस समस्या को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो स्टेट एग्जाम या UPSC मेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हों, तो जब आप इसका आंसर राइटिंग करें तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं टू टैकल द चाइल्ड मैरिज, किस तरीके से हम चाइल्ड मैरिज को कम कर सकते हैं। जैसे कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2011, और पहली बार हमारे देश में जो चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह के लिए कानून आया था उसको हम सारदा एक्ट कहते हैं। सारदा एक्ट 1929 में आया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के लिए शादी करने की मिनिमम एज 15 साल और लड़कों के लिए 18 साल होनी चाहिए। बाद में हमने इसको अमेंड किया है, लेकिन इनिशियली सबसे पहला लॉ यही आया था चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं 4 टाइगर्स के बारे में। घूमने जा रहे हैं वो उत्तराखंड से राजस्थान। ठीक है, So 4 tigers from उत्तराखंड will be relocated to राजस्थान। राजस्थान में इनको पहुंचाया जाएगा 4 टाइगर्स को। और सिमिलर ही नेगोशिएशन चल रहा है किसके साथ? उड़ीसा स्टेट के साथ, कि उत्तराखंड के 3 टाइगर को उड़ीसा स्टेट भी पहुंचाया जाएगा। अब ये बातें चल रही हैं कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो ये जो 4 टाइगर जिनको ट्रांसफर किया जाएगा वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड से राजाजी टाइगर रिजर्व में इसको भेजा जाएगा।
ठीक है, 4 बिग कैट ट्रांसफर फ्रॉम द कार्बेट टाइगर रिजर्व टू राजाजी टाइगर रिजर्व, और उसके बाद इन्हें राजस्थान पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइगर का सिलेक्शन करना है वो बफर जोन से किया जाएगा। अब जो आपका टाइगर रिजर्व होता है उसमें एक कोर जोन होता है और एक बफर जोन होता है। तो बफर जोन से टाइगर का सिलेक्शन किया जाएगा, और टाइगर का सिलेक्शन कौन करेगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा टाइगर का पॉपुलेशन आप देख ही सकते हैं कहाँ पर कितना है। ये जो रिसेंट द हिंदू का डेटा है, तो गलत होने की संभावना ना के बराबर है। ये द हिंदू का डेटा है कि 2022 में हमारे देश में टोटल टाइगर 3682 है, 3682। अब यहाँ पे न्यूज़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो भी न्यूज़ आप पढ़ते हो मैं आपको बता देती हूँ सोर्सेस क्या क्या है। PIB है, PTI है, DD न्यूज़ है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रिंट और मिंट। इनकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो आप चाहो तो अलग अलग न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है आधे घंटे में अपनी समस्याओं का समाधान कर लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट, टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। तो पहले इनको जिम कार्बेट से राजाजी लाया जाएगा और राजाजी से फिर राजस्थान भेज दिया जाएगा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व हरिद्वार उत्तराखंड में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मेशन 1983 में हुआ था। ओके, और जो हमारे देश के आप कह सकते हैं वन ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर C राजगोपालाचारी, उनके नाम पे इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा और 2015 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अब ये कौन है भाई? सोनम वांगचुक। ऐसा बोला जाता है कि जो 3 इडियट मूवी बनी है उसमें जो आमिर खान का रोल था वो इनसे ही इंस्पायर था, सोनम वांगचुक से। आपने न्यूज़ में देखा होगा फिर लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे भी थे, क्लाइमेट फास्टिंग पे थे 21 डेज के। अब इन्होंने अनाउंस किया है कि हम 7 अप्रैल से गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए दांडी मार्च तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बॉर्डर मार्च करेंगे। तो 7 अप्रैल से सोनम वांगचुक जी बॉर्डर मार्च स्टार्ट करने वाले हैं लद्दाख में, और लद्दाख और चाइना या इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर एरिया है उसमें बेसिकली मार्च करेंगे, जिससे बता सकें लोगों को कि एक्चुअली लद्दाख की रियलिटी क्या है और चाइना ने किस तरीके से इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखा हुआ है, जगह को कैप्चर करके रखा हुआ है। तो रियलिटी बताने के लिए ये बॉर्डर मार्च हो रही है। अब यहाँ पे सारा कार्यक्रम क्यों चल रहा है, बॉर्डर मार्च या आपका स्ट्राइक? तो यहाँ पर इनके बस 2 ही एजेंडा है। पहला इनका ये कहना है कि जो लद्दाख है उसको स्टेटहुड दिया जाए और लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, जैसे कि 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, वैसे ही लद्दाख को भी इंक्लूड किया जाए, जिससे क्या होगा, जो भी राज्य, जो भी एरिया 6th शेड्यूल में आता है अंडर द आर्टिकल 244, 244 नंबर के अनुच्छेद के अंदर, उन यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल को तैयार करने, क्रिएट करने की परमिशन होती है। और ये जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है वो जमीन, पब्लिक हेल्थ या एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ बना सकती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है। ठीक है, तो इनका ये कहना है लद्दाख की समस्या हमारी समस्या हम जानते हैं, और लद्दाख में वाकई में 96% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। तो ट्राइबल अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये डिमांड लंबे समय से चल रही है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हो? मैं बताती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। ये टैक्स से रिलेटेड, जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ है। ठीक है, मैं कुछ पढ़ नहीं सकती, मैंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ऐसा कुछ है ये। तो रिसेंटली 900 year old कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द कल्याणा चालुक्य डायनेस्टी वॉज डिस्कवर इन विच स्टेट। तो यहाँ पर ये जो आपको इंस्क्रिप्शन मिल रहा है वो 900 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है, और इसका रिलेशन कल्याणा चालुक्य वंश से है। पूछा जा रहा है कहाँ पर इसे मिला, कहाँ पर पाया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, तेलंगाना स्टेट में इसको डिस्कवर किया गया है रिसेंटली। थोड़ी सी कहानी हमें पढ़ लेनी चाहिए। बेसिकली इसका रिलेशन, जैसा कि मैंने कहा, कि कल्याणा चालुक्य से है, और कहाँ पर पाया गया, गंगापुरम तेलंगाना में इसको पाया गया। अगर हम चालुक्यास की बात करते तो 12th सेंचुरी के पास आसपास ये साउथ इंडिया का ये वाला जो दक्कन वाला एरिया है, यहाँ पे चालुक्यास रूल किया करते थे 6 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। एंड चालुक्यास की 3 ब्रांचेस थी, बदामी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। डिपेंड करता है कि उनकी कैपिटल क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस एरिया में बेसिकली कल्याणी चालुक्य देखने को मिल जाएंगे, जिनकी कैपिटल कल्याणी हुआ करती थी। और कल्याणी चालुक्य की बात करें तो इसके फाउंडर हैं तेलप्पा सेकेंड। व्हेन द वेस्टर्न चालुक्य वाज अ फ्यूडिशरी ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो राष्ट्रकूटा एम्पायर के सामंत थे। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो ये आपका क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में पूछा था
द गदंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो ये अभी हमने चालुक्यास के बारे में बात की ना, चालुक्य से है। तो चालुक्यास के जो टेम्पल या आर्किटेक्ट स्टाइल देखते हैं, जैसे कि विरूपाक्षा टेम्पल हो गया, तो इनका जो स्टाइल है ना, वो नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल का एक तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और उसको ही गादंग स्टाइल कहा जाता है। तो चालुक्यास जो टेम्पल है वो गादंग स्टाइल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक स्टेट एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द यूनेस्को नेम्स 18 न्यू जियो पार्क। अब ये क्या कहानी है देखिएगा। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रिसेंटली 18 साइट्स को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में इंक्लूड किया है। अभी हम समझेंगे, बस समझो कि 18 कोई साइट्स थी अलग अलग देशों की, उनको यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क में इंक्लूड किया है। तो अब हमारे पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की टोटल साइट्स कितनी हो गई हैं? 213 हो गई हैं, 213, जो कि 48 कंट्रीज में है। ये जो 18 साइट जोड़ी गई हैं, ये ब्राजील, चाइना, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पोर्चुगल और स्पेन से हैं। हमको इनके बारे में नहीं पढ़ना कि कौन सी साइट कहाँ से है, नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन एक साइट इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रांस बॉर्डर है, मतलब दो देशों के बीच की बॉर्डर एरिया में जो साइट है उसको हम देखेंगे। तो एक एडिशनल साइट यहाँ पर मिली है जिसको जियो पार्क डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को ने, वो बेल्जियम और नेदरलैंड के बीच में है। मैं पहले साइट दिखा देती हूँ। ये वाली जो साइट है बेल्जियम और नेदरलैंड के बीच में, बस इसको आप याद रख लीजिए, बाकी सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। साइट का नाम क्या है? शेल्ड डेल्टा ग्लोबल जियो पार्क। अब ये जियो पार्क क्या होते हैं? तो ऐसे नेचुरल प्लेसेस जहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो पब्लिक के साथ काम करती हैं, पब्लिक का यहाँ पर आना जाना होता है, लेकिन स्टिल वो इस एरिया को मेंटेन, यहाँ के हेरिटेज को, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। उन्हें हम जियो पार्क के नाम से जानते हैं। तो जियो पार्क क्या है? एक बॉटम अप प्रोसेस है इन्वॉल्विंग अ स्ट्रॉन्ग लोकल मल्टीपल पार्टनरशिप विथ लॉन्ग टर्म पब्लिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। तो जियो पार्क किसी भी साइट को डेजिग्नेट करने के लिए यहाँ पे देखा जाता है कि आपका ग्लोबल आपने जियोलॉजिकल हेरिटेज को किस तरीके से प्रिवेंट किया है लोकल कम्युनिटीज ने। यहाँ पर जो डेजिग्नेट किया जाता है वो 4 साल के लिए किया जाता है। 4 साल के बाद, जैसे कि जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है ना, वैसे ये पूरी कहानी 4 साल के लिए होती है। 4 साल के बाद वापस से असेसमेंट होता है और पाया जाता है कि अगर आपने सही से मेंटेन किया है तो आप स्टेटस पे बने रहोगे, नहीं तो स्टेटस से बाहर कर दिया जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट 2015 में आया था। ठीक है, तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो क्रिएट किया गया है 2015 में किया गया है। डन, क्लियर है इतनी चीजें? ओके, नेक्स्ट कलाम 250। कलाम 250 क्या है देखिएगा। आप लोगों ने विक्रम-1 रॉकेट के बारे में सुना होगा। अगर हम बात करें विक्रम साराभाई जी के नाम पर विक्रम-1 रॉकेट का नाम रखा गया है। और विक्रम-1 रॉकेट क्या करेगा? 300 kg के पेलोड को, 300 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करके ले जाएगा और लो अर्थ ऑर्बिट में इसको छोड़कर आएगा। ये काम करेगा विक्रम-1 रॉकेट। अभी ये आपका फेज स्टेज में है, इसकी टेस्टिंग हो रही है। तो विक्रम-1 रॉकेट का जो सेकेंड नंबर का फेज है उसकी टेस्टिंग रिसेंटली हुई है सक्सेसफुली। ठीक है, स्टेज 2 की आपकी जो टेस्टिंग हुई है और उसी स्टेज 2 का नाम बेसिकली कलाम 250 है। बात समझ में आया? तो स्काई रूट एरोस्पेस रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुली टेस्ट फायर ऑफ कलाम 250 एट इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर। और जो कलाम 250 है ये स्टेज 2 है विक्रम-1 स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल का। ठीक है, जो कि एक कार्बन कंपोजिट रॉकेट मोटर है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है विक्रम-1 रॉकेट को। डन। नेक्स्ट है नीमू पदम दारचा रोड इन लद्दाख। चलो इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत है और ये है नीमू जो कि लेह में है। ये है दारचा हिमाचल प्रदेश में है। तो नीमू दारचा रोड जो कि लेह से आपका हिमाचल प्रदेश को एक तरीके से कनेक्ट करती है, लद्दाख रीजन से हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है। और इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये जो रोड बनाई गई है ये 298 किलोमीटर लॉन्ग ये रोड है। और ये रोड ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। हर एक मौसम में आप यहाँ पर आसानी से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्टेंस को भी शॉर्ट कर देती है। और ये आपके कारगिल लेह हाईवे का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको बीआरओ ने तैयार किया है। ठीक है, इस पूरे रास्ते में केवल और केवल एक ही पास आता है जो कि 16,000 फीट की हाइट पर है और उस पास का नाम है सिनकुल्ला पास।
बीआरओ के सुपरविजन में इसको तैयार किया गया है और बीआरओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। बीआरओ का फॉर्मेशन 1960 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कराया था। मकसद यही था कि हमारा जो बॉर्डर एरिया है, स्पेशली जो नदर्न एरिया और नदर्न ईस्टर्न एरिया है, उसके बॉर्डर एरिया में हम रोड ब्रिज उनका कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फास्ट तरीके से कर सके, इसलिए बीआरओ का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कोविड नेटवर्क या कोविनेट। अब ये कोविनेट क्या है? इसको WHO ने लॉन्च किया है। WHO ने लॉन्च किया है कोविनेट। ठीक है, अभी तो हमें पता है कि कोरोना आया, पैंडेमिक फैलाया, बहुत सारे लोगों की जान गई, फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरीके से कोरोना के केसेस गायब हो गए। अभी भी कुछ माइल्ड केसेस मिल ही जाते हैं, इनका फर्दर म्यूटेशन भी हो सकता है। तो क्यों ना एक डेटाबेस रेडी किया जाए, और हमें कोई भी नया म्यूटेशन हो रहा है या फिर कोई नया कोरोना वायरस हमको डिटेक्ट हो रहा है, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर कभी फ्यूचर में इस तरीके के केसेस बढ़ते हैं तो हमें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए। तो इसके लिए पूरा एक नेटवर्क बनाने का फैसला WHO ने किया है, उसी के बारे में बात हो रही है, जिसका नाम है कोविनेट। So World Health Organization launched a COVINET, a global network of laboratories specialized in a human, animal and environment coronavirus surveillance। इसमें क्या किया जाएगा? बेसिकली डिटेक्ट एंड मॉनिटर किया जाएगा जो इमर्जिंग कोरोना वायरस है, इनके जो नया स्ट्रेन आ रहा है उसका असेसमेंट किया जाएगा, जिससे हम प्रॉपरली पॉलिसीज बना सके। अब यहाँ पर कई सारे लेबोरेटरीज इस नेटवर्क का पार्ट होंगे। 36 लेबोरेटरीज है जो इस नेटवर्क का पार्ट होंगे। इनमें से 3 लेबोरेटरी इंडिया की भी हैं, हमारे प्यारे भारत की भी हैं। कौन कौन सी? तो CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है पुणे, एंड ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये तीनों इस नेटवर्क का पार्ट होंगे। डन। चलिए, आज का हम ऑलमोस्ट लास्ट करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, रिमेनिंग बातें नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली करेंगे। मॉर्निंग 8 AM पे अब से हमारे करंट अफेयर्स आएंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, इससे रीच बढ़ती है, ज़्यादा सर्च में आएगा, और ज़्यादा सर्च में अगर चैनल आएगा तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मदद होगी। ठीक है, भूलना नहीं, गुरु दक्षिणा है ये। ठीक है, चलो इंडिया टीवी रिपोर्ट। अब यहाँ पे इंडिया टीवी रिपोर्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसे नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम ने रेडी किया है। नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक प्रोग्राम है, क्योंकि हमारा टारगेट है 2025 तक भारत से टीवी को आज़ाद करना है, मतलब टीवी मुक्त भारत हमें तैयार करना है। तो इसलिए इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है, और सिंस 2001 से इंडिया टीवी रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम से। अब पूरा अगर बात करें ग्लोबल बर्डन इंडिया कितना देता है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में कितने केसेस हैं टीवी के, तो यहाँ पे थोड़े से कम आए हैं। लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट थी उसमें 28% थे, अभी 1% कम कर दो, 27% टोटल बर्डन, ग्लोबल बर्डन इंडिया करता है। सो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल बर्डन इज 27%, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। इसके अलावा मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी रेट ड्यू टू द इन्फेक्शन, आप सभी को पता होना चाहिए कि टीवी जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से होती है, लंग्स को इफेक्ट करती है और पूरा इन्फेक्शन कर देती है, जिसके कारण इंसान की जान भी चली जाती है। तो मॉर्टेलिटी रेट अगर देखोगे तो यहाँ पे डेटा में कहा है कि ऑलमोस्ट सेम है। 2022 में जो मॉर्टेलिटी रेट था वो 3.31 लाख था, देख रहे हैं आप? ठीक है, लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट है 2024 की, इसमें भी 3.2 लाख है, मतलब ज़्यादा कोई अंतर तो दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही आपको दिख रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब WHO, तो WHO ने भी एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 2014 में। WHO ने कहा था कि हम पूरे वर्ल्ड से टीवी को एलिमिनेट करेंगे, टीवी को ख़त्म करेंगे 2035 तक। इनका टारगेट 2035 का है, हमारा 2025 का है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसमें देख लेते हैं कि टोटल एस्टिमेटेड केसेस कितने हैं इंडिया में टीवी के। तो टीवी के टोटल केसेस इंडिया में प्रेजेंट में है 27.8 लाख, जिनमें से नंबर ऑफ केस जो रिपोर्ट हुए हैं वो 25 लाख हैं। ठीक है, और एस्टिमेट अगर मॉर्टेलिटी देखते हैं, मृत्यु दर 3.2 लाख है, बस इतना याद रख लीजिए, बाकी सब ठीक है। डन, इतनी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट, नेशनल फुटबॉल लीग बैन हिप ड्रॉप टैकल इन 2024। ये देखिए, आप यहाँ पे फुटबॉल गेम अगर देखते हैं तो इस तरीके से हिप से पकड़ के जो प्लेयर है उसको गिराया जाता है, तो सही कई बार उनको लोअर पार्ट में इंजरी हो जाती है, तो इसलिए कहा है कि हम इसको बैन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिप ड्रॉप
ये टर्म किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है और इसको बैन करने की बात की है। अगर कोई ऐसा करता है कोई प्लेयर तो उसको फाइन भी लगाया जाएगा और पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। तो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हिप ड्रॉप शब्द किससे एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ओके चलो, टेंटलम। टेंटलम अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बात करें तो टेंटलम का अगर हम नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर, तो 73 है और मास है इसका 180। ठीक है, तो टेंटलम एक रेयर अर्थ एलिमेंट, एक रेयर अर्थ मेटल है। रिसेंटली इसे किस नदी में पाया गया, तो आंसर हो जाएगा सतलज रिवर में इसको पाया गया। कहाँ पर, सतलज रिवर में। ठीक है, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब के रिसर्चर्स ने यहाँ पर टेंटलम की खोज की है सतलज रिवर पे। और टेंटलम का उपयोग हम स्मार्टफोन बनाने में, लैपटॉप्स बनाने में करते हैं। एक छोटा सा नोट भी है, क्या है नोट, चाइना हैज लॉन्च द थर्ड ग्रुप ऑफ ह्यूनाई 2 सैटेलाइट। तो ह्यूनहाई सैटेलाइट का सेकेंड ग्रुप या थर्ड ग्रुप बेसिकली लॉन्च किया है चाइना ने। और ये क्या करता है, स्पेस एनवायरनमेंट और ऑब्जर्वेशन करने का काम करता है क्लाइमेट के बारे में। डन इतनी चीज़ें। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। जो प्रीवियस मतलब पुराने स्टूडेंट हैं शायद उनका इसका आंसर कर दें, जो पहली बार आ रहे हैं अगर हो सकता है आंसर ना बने तो भी टेंशन मत लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली डिस्कस कर लूँगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का पहला ओम शेप टेम्पल रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। 4 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, बोला गया है इनमें से इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखिएगा। डन कर पाओगे। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए करेंट अफेयर्स के साथ, और बहुत जल्दी हिस्ट्री एंड पॉलिटी की क्लासेस को भी हम स्टार्ट करेंगे यूर अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। तब तक ध्यान रखिएगा अपना और लिंक को शेयर करते जाइएगा और लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो टेक केयर।